CH256 प्यार में सबकी हालत खराब है। थोड़ी देर बाद दिव्यांश रुक गया और उसने देव को देखकर कहा, अंडस को बड़ा मजा आ रहा है ना, बाप को नाचते हुए देखकर। देव हंसने लगा। वही ये बात सुनकर दृष्टि के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया, लेकिन इतने में दिव्यांश ने फिर कहा, अंडस को बेटा तेरी माँ को पता चल गया ना मैं तेरा बाप हूँ, तो यही कि यही कत्लेआम हो जाएगा। अब आगे। अब तो दृष्टि की आंखें और ज्यादा खुल गई। तभी दिव्यांश ने अपने हाथ का पकड़ा हुआ सामान स्टाइल में सोफे पर फेंका और पीछे पलट गया। वह अपना बैलेंस नहीं बन पाया और सीधा दृष्टि के ऊपर जा गिरा। दृष्टि पहले ही शॉक में थी। दिव्यांश के गिरने से वह अपने सेंस में वापस आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दृष्टि दिव्यांश दोनों ही फर्श पर गिर चुके थे। दृष्टि दिव्यांश के बिल्कुल नीचे दब गई थी। दिव्यांश ने दृष्टि को बचाने के लिए अपना एक हाथ दृष्टि के सिर के नीचे रख लिया, जिस वजह से दिव्यांश के हाथ पर चोट लगी, लेकिन दृष्टि के सिर में नहीं। दृष्टि हैरानी से दिव्यांश को देखने लगी। पहले तो वह दिव्यांश को अपनी आंखों में समाने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसने अपने मिस्टर रघुवंशी को पहली बार जो देखा था। दृष्टि के इमोशन दृष्टि के गुस्से पर हावी हो रहे थे। उसने अपना एक हाथ उठाया और उसे कांपते हाथ से दिव्यांश के गालों को छुआ और फिर धीरे से कहा, अंडस को मिस्टर रघुवंशी। दिव्यांश भी दृष्टि को ही देख रहा था। आखिर उसने भी तो दृष्टि को इतने करीब से कितने दिनों बाद देखा था। दिव्यांश से रहा नहीं गया। उसने दृष्टि के माथे को चूम लिया। दृष्टि ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्यांश ने थोड़ा सा दूर होकर कहा, अंडस को दृष्टि माफ कर दो। अब जाकर दृष्टि अपने सेंस में वापस आई और उसने अपने दोनों हाथ दिव्यांश के सीने पर रखकर धक्का देते हुए कहा, अंडस को मिस्टर रघुवंशी दूर रहिए। दिव्यांश दूर तो नहीं होना चाहता था और ना ही दृष्टि के अंदर इतनी ताकत थी कि वह दिव्यांश को खुद से दूर कर सके, लेकिन दिव्यांश फिलहाल दृष्टि को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वह दृष्टि से दूर हो गया। वहीं दृष्टि ने उठकर गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, अंडस को जब आपने मुझे अंधी कहकर छोड़ ही दिया था, तो अब यहाँ क्या लेने आए हैं। दिव्यांश ने कहा, अंडस को दृष्टि मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। एक गलतफहमी के चलते मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। दृष्टि ने गुस्से में कहा, अंडस को तो क्या वह गलतफहमी दूर हो गई। पहले भी आपने एक गलतफहमी के चलते मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया और अब दोबारा से एक गलतफहमी के चलते आपने मुझे डाइवोर्स दे दिया। मान लीजिए मैं आपके मानने से आपके साथ रह भी लूं, इसकी क्या गारंटी है कि आगे हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं आएगी। आगे से आप मुझे गलतफहमी के चक्कर में अलग नहीं करेंगे। देखिए मिस्टर रघुवंशी, मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। दिव्यांश ने दृष्टि के सामने हाथ जोड़कर कहा, अंडस को दृष्टि मेरी बात तो सुनो, मैं सच कहता हूँ अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। दृष्टि ने गुस्से में कहा, अंडस को अगर आप शर्मिंदा है तो मेरे घर से बाहर जाकर शर्मिंदा हुइए, क्योंकि आप जैसे इंसान की मेरे घर में जगह नहीं है। देखिए मिस्टर रघुवंशी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं पुलिस को कॉल करूं तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए। दिव्यांश ने एक बार फिर दृष्टि को समझाते हुए कहा, अंडस को दृष्टि, जब तुम मुझे एक मौका दे सकती हो तो एक और दे दो। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, तुम्हें समझा दूंगा कि हमारे बीच क्या हुआ था। इन सब में मेरी गलती नहीं थी, मैं तो एक झूठ के चलते तुम्हें डाइवोर्स दे बैठा। माफ कर दो दृष्टि। लेकिन दृष्टि का पारा बढ़ चुका था। दृष्टि ने दिव्यांश की बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, अंडस को मिस्टर रघुवंशी, मुझे आपसे अब कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। जाइए यहाँ से और दोबारा मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी में आने की कोशिश मत करना, वरना अब तो आप हमें जिंदा देख रहे हैं, हो सकता है कि हमारी लाश देखने के लिए मजबूर हो जाए। ये सुनते ही दिव्यांश हैरानी से दृष्टि को देखने लगा, लेकिन दृष्टि गुस्से में क्या कुछ बोल रही थी उसे भी नहीं पता था। दृष्टि ने लगभग अपार्टमेंट के बाहर लाकर दिव्यांश की बाजू छोड़ दी। दृष्टि गेट बंद करती उससे पहले ही दिव्यांश के मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा।
दिव्यांश का चेहरा एक साइड हो गया। मुक्का इतना जोरदार था कि दिव्यांश की आंखें भी बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह जानता था यह मुक्का उसे किसी और ने नहीं बल्कि शौर्य ने मारा है। शौर्य की ही बाजू में इतनी ताकत है कि वह दिव्यांश का चेहरा एक साइड कर दे। दिव्यांश ने आंखें खोलकर शौर्य को देखकर कहा, अंडरस्को, शौर्य प्लीज मुझे माफ कर दे यार। लेकिन इतने में शौर्य ने एक और पंच दिव्यांश के मुंह पर जड़ दिया। दृष्टि ये सब देख रही थी और शौर्य को रोकना भी चाहती थी, लेकिन शौर्य के गुस्से को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दिव्यांश ने फिर कहा, अंडरस्को, शौर्य मेरी बात तो सुन ले तू, एक बार मेरी पूरी बात सुन ले। अगर तुझे लगेगा कि मेरी गलती है तो फिर जी भरकर अपनी खुन्नस मुझ पर निकाल लियो। शौर्य ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे रघुवंशी फैमिली में किसी भी मेंबर पर ट्रस्ट नहीं है, तुझ पर भी नहीं। किस्मत ही खराब थी कि मेरी दोनों बहनें तुम रघुवंशी ब्रदर्स के प्यार में पड़ गई। इतना कहकर शौर्य ने एक और पंच दिव्यांश को मारने के लिए उठाया, लेकिन इस बार दृष्टि ने हिम्मत करके शौर्य का हाथ पकड़ लिया और नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, अंडरस्को, छोड़ो ना भैया, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं रखना। दृष्टि को ऐसे करता हुआ देखकर दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने होंठों के पास से निकले हुए खून को साफ करके कहा, अंडरस्को, देखा शौर्य, तेरी बहन अब भी मुझे प्यार करती है और मैं तेरी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ, तो खुशी खुशी मेरे साथ भेज देना। दृष्टि को गुस्सा आ गया और वह दिव्यांश के सामने जाकर बोली, अंडरस्को, मैं कोई आपसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं आपके साथ रघुवंशी मैंशन चलूंगी। बेहतर होगा कि आप हम दोनों भाइयों बहनों को अकेला छोड़ दें। इतना कहकर दृष्टि ने शौर्य की कलाई पकड़ी और उसे अपार्टमेंट के अंदर ले आई और दिव्यांश के मुंह पर ही गेट बंद कर दिया। दिव्यांश ने अपने चेहरे को हल्का सा रगड़कर कहा, अंडरस्को, साले ने मुक्का तो बहुत तेज मारा है। अगर चाचू ने मना नहीं किया होता तो दो मुक्के तो मैं भी मारता, पर क्या करूं, चाचू ने कहा था कि शौर्य मारेगा तो मार भी खा लेना। दिव्यांश ने शिवाय को कॉल किया। पहले तो शिवाय ने गुस्से में कॉल नहीं उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने दिव्यांश का कॉल उठाकर कहा, अंडरस्को, क्या है, सोने भी नहीं देगा क्या? भाई दिन वहाँ है, यहाँ रात हो रही है, रात के 2 o'clock बज रहे हैं। दिव्यांश ने भी हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, अबे वहाँ रात के 2 o'clock बज रहे हैं, यहाँ शौर्य ने मेरे चेहरे पर 12 o'clock बजा दिए। चाचू की वजह से पिट गया, वरना शौर्य से मार नहीं खाता। शिवाय ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, अभी तू इस कहानी में पीटने के लिए है क्या? जब देखो पिटता ही रहता है। उसने तुझे मारा और तू पीट लिया, कम से कम उसे रोकना तो था। दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को, नहीं यार, मैंने उसे रोका तो नहीं। खैर छोड़ यह बात, अब क्या करूं? तुझे पता है आज मैंने देव के साथ बहुत खेला, वह मुझे देखकर हंस रहा था, पर मेरी किस्मत ही खराब है, पीछे उसकी माँ खड़ी थी। उस औरत से मेरी और मेरे बेटे की खुशी देखी नहीं गई और उसने मुझे पहचान लिया। शिवाय, जो कि अब तक बेड पर लेटा हुआ उसकी बात सुन रहा था, अब वह उठ गया। उसने अपने बैक कमर पर तकिए एडजस्ट किया और टेक लगाकर बोला, अंडरस्को, तो भाई ऐसी हरकतें क्यों करता है? किसने कहा था नौटंकी करने के लिए? दिव्यांश गुस्से में बोला, अंडरस्को, यार तू सलाह देता है तो दे, वरना ताने तो मार मत। वैसे भी दर्द हो रहा है, तेरे साले ने कुछ ज्यादा ही तेज पंच मार दिया, एक और मार देता तो दांत टूटकर हाथ में आ जाता। शिवाय ने एटीट्यूड में कहा, अंडरस्को, भाई मैं क्यों बताऊं, तू मुझे यहाँ आर्या के सामने चौकीदार बताकर चला गया और सलाह भी तुझे मैं ही दूं। मैं तो नहीं दे रहा, इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि तेरी और बैंड बजे। खुदा से डर शिवाय, तुझसे 2 मिनट बड़ा हूं, कुछ तो शर्म कर। तेरा बड़ा भाई तुझसे एडवाइस मांग रहा है और तू उसे ताने मार रहा है। दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा। शिवाय बोला, अंडरस्को, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, शिवाय तू तो बहुत ज्यादा इतराने लगा है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं, बस तुझे तो अपनी छुई मुई को पटाना है, लेकिन मुझे शिकंजी के साथ साथ शौर्य को भी पटाना है।
मेरा काम तुझसे ज्यादा कठिन है। तेरा क्या, कल छुई मुई को सब कुछ याद आ गया तो वह तो भाग कर तेरी बाहों में आ जाएगी और तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। मेरे बारे में सोचा है? शिकंजी तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो माफ क्या खाक करेगी मुझे? और उसका वह भाई बॉडीगार्ड बनकर उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है। शिवाय ने हंसकर कहा, अंडस्को तो उसके भाई के लिए सांझ को लेकर तो गया था, सांझ ने कुछ किया नहीं। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को भाई सांझ के बस की कुछ नहीं है, बेचारी उसकी हालत तो मुझसे भी बुरी है। पिछले 1 हफ्ते से ऑफिस भेज रहा हूँ, उससे तो शौर्य से बात करते हुए भी घबराहट होती है। मुझे तो लगता है शौर्य और सांझ की लव स्टोरी का भी तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को मेरा खुद का कुछ हो नहीं रहा और मेरे भरोसे प्यार करके बैठ गए। भाई मेरे भरोसे मत रहो, मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझसे अपने वाली तो पट नहीं रही। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को अच्छा यार अब तो बता दे क्या करूं। शिवाय ने कहा, अंडस्को करना क्या है, अब तक तो तू हद में दृष्टि को मना रहा था, अब जरा हद से बाहर निकल, अपनी पावर का इस्तेमाल कर। आखिर इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, कुछ तो अपनी पोजीशन का फायदा उठा। दिव्यांश ने पूछा, अंडस्को कैसे? शिवाय बोला, अंडस्को कॉलेज में एक आधी लड़की पटा लेता तो तुझे इतनी दिक्कत नहीं आती, पर तू तो तेरे चाचू का सर्वगुण संपन्न बेटा है। दिव्यांश भी हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने तो बहुत लड़कियों को डेट किया हुआ है। शिवाय ने कहा, अंडस्को हाँ तो शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें तो बहुत की हैं। खैर छोड़, अब मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। शिवाय ने दिव्यांश को बता दिया कि वह दृष्टि को कैसे मान सकता है। दिव्यांश ने सारी बात सुनकर कहा, अंडस्को यार कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? शिवाय ने कहा, अंडस्को तो मत कर, सेकंड ऑप्शन देता हूँ, एक झोला ले ले और उसके गेट के बाहर कटोरा लेकर बैठ जा। दिव्यांश ने बड़ी मासूमियत से पूछा, अंडस्को फिर क्या करूं? शिवाय ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, अंडस्को फिर उस कटोरे को अपने माथे पर मार ले। तेरे अंदर अकल है कि नहीं यार, तू सच में बिजनेस संभालता है या सारा काम पैंथर से करवाता है? दिव्यांश को अब समझ में आया कि शिवाय उससे क्या कहना चाहता था। दिव्यांश ने रिक्वेस्ट भरी टन में कहा, अंडस्को नहीं नहीं, शायद फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है, मैं वही कर लेता हूँ। शिवाय ने कहा, अंडस्को हाँ कर ले, मैं भी देखता हूँ मेरी छुई मुई कैसे पटेगी। इतना कहकर दोनों भाइयों ने फोन कट कर दिया। दिव्यांश ने एक बार दृष्टि के फ्लैट के गेट को छुआ और वहां से चला गया। दिव्यांश अपने अपार्टमेंट में आया तो उसने सांझ को सोफे पर उल्टा लेटकर रोते हुए देखा। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को प्यार में सबकी हालत खराब है। दिव्यांश किचन में गया, उसने खुद पानी पिया, तब तक सांझ रोती ही रही। दिव्यांश सांझ के पास आया और उसने सांझ के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को क्या हुआ, शौर्य की चाशनी? आज इतनी चाशनी क्यों टपका रही हो? दिव्यांश की आवाज सुनकर सांझ का रोना और तेज हो गया। वहीं दिव्यांश ने तो ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को भगवान ना जाने क्या होगा हम सबका, काश शिवाय को हम पर तरस आ जाए। दिव्यांश ने फिर से सांझ के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को क्या हुआ, उठो तो बताओ तो मुझे। शौर्य से लड़ाई हुई वैसे लड़ाई ही हुई होगी, मेरी भी हो गई, देखो उसने तो मुझे मारा भी। सांझ रोते रोते बैठ गई। उसने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश के चेहरे पर पंच का निशान दिखाई दे रहा था। सांझ ने कहा, अंडस्को वह है ही बदतमीज, उसके अंदर तमीज ही नहीं है, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है। आपको पता है जीजू, 1 हफ्ते से मुझे लगा कि वह मुझे नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन वह तो मुझे इग्नोर कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उसका मुंह तोड़ दूं। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को मैं इतना हटा कटा हूँ, मैं उसका मुंह नहीं तोड़ सकता। तुम तो फिर भी फूलों की बनी हुई हो, तुम कैसे तोड़ सकती हो? CH 257 दिव्यांश के गाने। सांझ ने कहा, अंडस्को वह है ही बदतमीज, उसके अंदर तमीज ही नहीं है, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है।
आपको पता है जीजू, एक हफ्ते से मुझे लगा कि वह मुझे नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन वह तो मुझे इग्नोर कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उसका मुंह तोड़ दूं। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, मैं इतना हट्टा खट्टा हूँ, मैं उसका मुंह नहीं तोड़ सकता। तुम तो फिर भी फूलों की बनी हुई हो, तुम कैसे तोड़ सकती हो? अब आगे। सांझ गुस्से में बोली, अंडरस्को, लेकिन मैं तोड़ दूंगी जीजू, उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती, मेरे मुंह पर ही बोल रहा है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अंडरस्को, अरे वह अपनी चाशनी को ही प्यार करता है। तुमसे कहा तो था जाकर बोल दो कि तुम उसकी चाशनी हो, लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कि तुम शौर्य से कुछ नहीं कहोगी। सांझ ने कहा, अंडरस्को, जीजू आप लड़के हो ना, इसलिए बोल देते हो। लड़की होती तो आपको पता चलता कि कितनी हिम्मत चाहिए अपने दिल की बात बोलने के लिए। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अंडरस्को, अच्छा अच्छा समझ गया, तुम शौर्य को अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो फिर कमर कस लो, क्योंकि इस प्यार में रोना बहुत पड़ता है। अब मुझे ही देख लो, रोने के साथ साथ पीटकर भी आया हूँ। सांझ उठकर दिव्यांश के पास गई। उसने दिव्यांश के चेहरे की चोट देखी और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दिव्यांश की चोट पर दवाई लगाने लगी। सांझ और दिव्यांश दोनों का ही मूड खराब था। वही शौर्य और दृष्टि दोनों ही अपने फ्लैट को समेटने में लगे हुए थे। देव तो अपनी माँ और मामा को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कुछ नहीं किया। अगर वह बोल सकता तो आज सारा इल्जाम अपने पापा पर डाल देता। वही दृष्टि काम तो कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान दिव्यांश पर था। उसकी आंखों के सामने बार बार दिव्यांश का चेहरा आ रहा था। दृष्टि को ये तो पता था कि दिव्यांश बहुत हैंडसम है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर उसे यकीन हो गया कि वाकई ही दिव्यांश बहुत हैंडसम है। कहीं ना कहीं दिव्यांश की पर्सनैलिटी दृष्टि को अट्रैक्ट कर रही थी। फाइनली दोनों भाई बहन ने 1 घंटे में पूरा घर साफ कर दिया। दृष्टि फिर किचन में जाकर अपने और शौर्य के लिए कुछ खाने के लिए बनाने लगी। थोड़ी देर बाद दृष्टि पुलाव बनाकर ले आई और उसने एक प्लेट शौर्य की ओर बढ़ा दी। शौर्य भी प्लेट लेकर पुलावी खाने लगा। वही दृष्टि भी सोफे पर बैठकर पुलाव खाने लगी। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जहां दृष्टि पूरे तरीके से दिव्यांश के बारे में सोच रही थी, वही शौर्य भी सांझ की कही हुई बातों में फंसा हुआ था। शौर्य बहुत अच्छा था, वह सांझ का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि उसकी चाशनी वापस आएगी। दोनों भाई बहन ने पुलाव खा लिए। वही देव अब तक सो चुका था। दृष्टि ने देव को पालने में लेटा दिया, फिर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। तभी उसकी बालकनी के सामने से एक बड़ा सा बैलून गया, जिस पर लिखा हुआ था आई लव यू दिव्यांश की दृष्टि। उस बलून को देखकर कहीं ना कहीं दृष्टि को अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल गुस्सा आ गया और वह बालकनी से अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद ऐसे ना जाने कितने ही बैलून दृष्टि के अपार्टमेंट के बाहर उड़ रहे थे। शौर्य की नज़र जब बाहर गई तो उसकी भी आंखें हारने से फैल गई। अनगिनत बैलून हवा में उड़ रहे थे। किसी पर लिखा था दिव्यांश की दृष्टि, किसी पर लिखा था आई एम सॉरी, किसी पर आई लव यू, किसी पर शिकंजी तुम मेरी हो, किसी पर दिल बना हुआ था, किसी पर आई मिस यू। शौर्य ने उन बलून को देखा तो उसका गुस्सा बढ़ गया और वह खुद में ही बड़बड़ाया, साले से खुद तो कुछ होता नहीं है, शिवाय से हेल्प लेकर ये बच्चों वाली हरकतें करने लगा। शौर्य बलून को देखता रहा, उसे गुस्सा आ रहा था। तभी दृष्टि भी पीछे से आकर उन बलून को देखकर बोली, अंडरस्को, भैया अंदर चलो, ये पागल हो गए हैं। शौर्य ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को, ये पागल नहीं हुआ, इसे शिवाय ने पागल कर दिया। दृष्टि ने हैरानी से शौर्य को देखा तो शौर्य ने कहा, अंडरस्को, हाँ और क्या, मैं सच कह रहा हूँ, शिवाय ने उसे यह उल्टे सीधे आइडिया दिए हैं, क्योंकि शिवाय को लगता है ऐसा करने से लड़कियां जल्दी मान जाती है। शिवाय ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। कहीं ना कहीं दृष्टि दिव्यांश को लेकर पिघल रही थी, फिर भी उसने शौर्य के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि उस पर भी असर हो रहा है। थोड़ी देर बाद अपार्टमेंट के ग्राउंड में म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया। शौर्य और दृष्टि की नज़र वहां गई तो वहां पर दिव्यांश और सांझ बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे।
दिव्यांश के हाथ में माइक था और वह गाना गा रहा था। दिव्यांश इस वक्त सच में कोई कॉलेज बॉय लग रहा था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा था। दिव्यांश को कोई देखता तो कोई नहीं कह सकता था कि यह एक फेमस बिजनेस टाइकून है, लेकिन दिव्यांश ने भी दृष्टि को मनाने के लिए अपनी सारी सिंसेरिटी को साइड में रख दिया था। दिव्यांश ने माइक को पकड़ा और दृष्टि की ओर देखकर गाना गुनगुनाने लगा। अंडरस्को, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? वह देखो मुझसे रूठकर मेरी जान जा रही है। ना जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाए। दिव्यांश का गाना सुनकर दृष्टि और शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आए, लेकिन दोनों ही हंसना नहीं चाहते थे क्योंकि दिव्यांश ने बहुत ही पुराना गाना गाया था। वही सांझ का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। शौर्य दूर से ही सांझ को देख रहा था और सांझ को ऐसे लोटपोट हंसता हुआ देखकर शौर्य के चेहरे के मुस्कुराहट थोड़ी बड़ी हो गई और खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को, लगता है ये दोनों पागल हो गए। वही दिव्यांश ने जब सांझ को हंसते हुए देखा तो अपना गाना रोक दिया और गुस्से में सांझ को देखने लगा। सांझ का हंस हंस कर अभी बुरा हाल था। वही दिव्यांश को देखकर हंसते हुए बोली, अंडरस्को, जीजू इससे पुराना गाना नहीं मिला। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, ये गाना भी मैंने यूट्यूब से निकला है और याद भी किया है और अब तुम कह रही हो ये पुराना गाना है। इतना कहकर दिव्यांश सांझ के पीछे पीछे भागने लगा। वही सांझ तो पूरे अपार्टमेंट के ग्राउंड में चक्कर काट रही थी और फाइनली सांझ एक जगह रुककर हाथ दिखाकर दिव्यांश को रोकते हुए बोली, अंडरस्को, रुकिए जीजू, मुझे मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी चाचू कहते हैं लड़कियों को मारना नहीं चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बढ़िया एडवाइस देती हूँ। जो मैं कहूँगी वह गाना गाना, शायद आपका काम बन जाए। दिव्यांश रुक गया और उसने सांझ की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, मेरा काम तो बन जाएगा और तुम्हारे काम का क्या? सांझ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, मेरा काम तो वैसे भी नहीं बनने वाला। इतना कहकर सांझ के आंखों से एक आंसू बह गया, जिसमें शिवाय दर्द के कुछ नहीं था। फिर उसने हंसकर कहा, अंडरस्को, मैं आपको गाना बताती हूँ। सांझ ने दिव्यांश को गाना बता दिया। दिव्यांश ने फिर से माइक पकड़ा और दृष्टि शौर्य की ओर देखकर गाना गुनगुनाया, अंडरस्को, तेरे होके रहेंगे ओ, दिल जिद पे अड़ा है ओ, तेरे होके रहेंगे ओ, तेरा शौक चढ़ा ओ। दिव्यांश जैसे जैसे गाना गा रहा था दृष्टि का दिल पिघल रहा था। वही हंसी तो शौर्य को भी आ रही थी, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में पहली बार दिव्यांश की ऐसी नौटंकी देखी थी, वरना वह तो हमेशा ही सिंसेर की कैटेगरी में आता था। कहीं ना कहीं शौर्य शिवाय पर भी प्राउड फील कर रहा था कि उसने अपने भाई को अपने जैसा बना दिया। फाइनली इतने सारे सीन क्रिएट करने के बाद भी शौर्य और सांझ फ्लैट से उतरकर नीचे नहीं आए। वही दिव्यांश और सांझ भी मुंह लटकाकर एक दूसरे को देखकर बोले, अंडरस्को, यह आइडिया तो काम नहीं कर रहा। दिव्यांश को लग रहा था कि उसका एफर्ट फेल हो गया, जबकि उसके इसी एफर्ट से कहीं ना कहीं दृष्टि इम्प्रेस हो रही थी। उसे भी लग रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून उसके पीछे यहाँ तक आ गया और अब किसी कॉलेज बॉय की तरह उसे मनाने के लिए एफर्ट भी लगा रहा है। लेकिन दृष्टि का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। रात का वक्त, दिव्यांश और सांझ अपने फ्लैट में बैठे हुए थे। आज दोनों ने ही बहुत मेहनत की थी, लेकिन दोनों की ही मेहनत लगभग खराब ही हो गई थी। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, शिवाय का यह आइडिया तो काम नहीं किया, अब क्या करें? सांझ ने कहा, अंडरस्को, मुझे नहीं पता, आप फिर से शिवाय को कॉल करो, शायद वही कुछ बता दे। वही शौर्य आज अपने अपार्टमेंट से निकलकर कहीं जा रहा था। शायद उसके किसी दोस्त ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। शौर्य एक सुनसान सी सड़क में खड़ा हुआ अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था और तभी वहां 4-5 आदमी आ गए। उन आदमियों को देखकर शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि वह किसी ट्रैप का हिस्सा बन चुका है। उन आदमी में से एक आदमी ने कहा, अंडरस्को, यही शौर्य है, इसे ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उनमें से एक आदमी ने गन निकाली और शौर्य को पॉइंट कर दिया, लेकिन वह गन चलाता उससे पहले ही शौर्य ने घुमाकर लात उसके हाथ पर मारी।
गन साइड में जाकर गिर गई। शौर्य फाइटिंग मोड में आ गया। उनमें से एक लड़का बोला, अंडरस्को, यह ऐसे नहीं मानेगा। इतना कहकर वह चारों लड़के शौर्य से फाइट करने लगे। वही शौर्य भी चारों लड़कों से फाइट तो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन चारों लड़के के आगे वह कमजोर पड़ रहा था। फिर भी लड़ तो पूरी ताकत के साथ रहा था। तभी एक लड़के ने शौर्य के जबड़े पर एक पंच मारा और शौर्य का चेहरा एक साइड हो गया। शौर्य 2 कदम पीछे हट गया। तभी दूसरे लड़के ने गली में पड़ी हुई गन को उठा लिया और शौर्य पर पॉइंट करके कहा, अंडरस्को, बहुत हाथ चलते हैं ना तेरे, एक ही शॉट में मर जाएगा। इतना कहकर वह गन चलाने को ही हुआ, लेकिन तभी उसके मुंह पर एक पंच आकर लगा। उस लड़के ने देखा तो वहां दिव्यांश खड़ा था। दिव्यांश भी फाइटिंग मोड पर आकर बोला, अंडरस्को, चल अब देखते हैं कौन मरता है। दिव्यांश का सपोर्ट पाकर शौर्य फिर से फाइटिंग मोड पर आ गया। दिव्यांश शौर्य ने उन चारों लड़कों को तसल्ली से मारा। तब तक मारते रहे जब तक वह हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगने लगे, लेकिन दिव्यांश मानने वालों में से नहीं था। दिव्यांश ने पुलिस को कॉल किया और तभी वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने उन चारों लड़कों को अरेस्ट कर लिया। दिव्यांश फिर एक पुलिस वाले के पास गया, जो शायद इंडियन था। दिव्यांश ने उस पुलिस वाले को देखकर कहा, अंडरस्को, ये चारों जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा और पता करके बताओ शौर्य पर किसने अटैक करवाया, इन्हें किसने पैसे दिए शौर्य को मारने के लिए। पुलिस वाले ने हाँ में गर्दन हिलाई और उन चारों लड़कों को लेकर चला गया। वहीं दिव्यांश शौर्य के पास आया और उसके कंधे पर लगी हुई मिट्टी को झाड़ते हुए बोला, अंडरस्को, तुम ठीक हो? शौर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, अंडरस्को, कौन हो सकते हैं ये लोग? दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, शायद रणविजय सिंह राणा के आदमी या शायद कोई नया दुश्मन। खैर ये हमें पता करके बता देंगे। थोड़ी देर बाद वहां एक गाड़ी आ गई। शौर्य और दिव्यांश उस गाड़ी में बैठकर और दोनों ही अपार्टमेंट की ओर चले गए। इंडिया राजावत हाउस। वरदान को जब यह बात पता चला कि शौर्य पर अटैक हुआ है, तो उसकी बोएं तन गई। उसे गुस्सा आने लगा। वरदान ने डैनी को देखकर कहा, अंडरस्को, मैं थोड़ा सा शरीफ क्या हुआ, दुनिया बदमाश हो गई। सबको लगता है कि मैं माफिया वर्ल्ड से दूर हो गया तो कमजोर हो गया हूँ। वरदान ने कहा, अंडरस्को, डैनी अमेरिका जाने की तैयारी करो। जरा देखूं तो किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मेरे बेटे शौर्य को हाथ लगाया। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी वंशिका उन दोनों के पास आकर बोली, अंडरस्को, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वरदान ने कहा, अंडरस्को, मैं वहां घूमने नहीं जा रहा। शौर्य पर जिसने अटैक किया है उसे सबक सिखाने जा रहा हूँ। वंशिका बोली, अंडरस्को, लेकिन मैं घूमने जाऊंगी, अपने बच्चों से मिलने जाऊंगी। देव को देखे आंखें तरस गई। मुझे भी लेकर चलिए, और अगर नहीं लेकर जा सकते तो भूल जाइए कि मैं इस घर में रहूंगी, क्योंकि मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। मैं कुछ भी कहती हूँ उसका उल्टा ही करते हैं। सारी जिंदगी में आपसे आज पहली बार कहा कि मुझे भी आपके साथ जाना है, और आप है कि लेकर ही नहीं जा रहे। वंशिका आम बीवियों की तरह बड़बड़ाती रही। सच तो ये था, वंशिका को शौर्य और दृष्टि और देव की बहुत याद आती थी, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन आज जब उसे अमेरिका जाने का मौका मिला तो वह उस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वरदान से साफ साफ कह दिया। वरदान ने कहा, अंडरस्को, वंशिका समझने की कोशिश करो। अब वापस आऊंगा तो दोनों भाई बहन को लेकर आऊंगा। मैं शौर्य की जिंदगी से रिस्क नहीं ले सकता। वंशिका जिद करते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे कुछ नहीं पता, मैं साथ में चलूंगी। अब 1 और मिनट अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मैं अभी आर्या से कहती हूँ, वह अपनी तैयारी कर लेगी। CH 258 शिवाई राजावत हाउस में। वरदान ने कहा, अंडरस्को, वंशिका समझने की कोशिश करो। अब वापस आऊंगा तो दोनों भाई बहन को लेकर आऊंगा। मैं शौर्य की जिंदगी से रिस्क नहीं ले सकता। वंशिका जिद करते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे कुछ नहीं पता, मैं साथ में चलूंगी। अब 1 और मिनट अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मैं अभी आर्या से कहती हूँ, वह अपनी तैयारी कर लेगी। अब आगे।
वरदान ने सिर पर हाथ मार कर कहा, अंडस को, अब तुम आर्या को भी लेकर चलोगी। वंशिका ने कहा, अंडस को, तो आर्या को किसके भरोसे छोड़ दे। देखो रजावत साहब, अब मैं अपने किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। वरदान अब तो वंशिका की जिद के आगे हारने लगा। वरदान ने कहा, अंडस को, ठीक है जाओ फिर माँ बेटी अपनी तैयारी कर लो, हम कल ही अमेरिका के लिए निकलेंगे। वरदान ने डैनी को देखकर कहा, अंडस को, तुम रजावत हाउस में ही रहोगे। डैनी ने हामी गर्दन हिला दी। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। वरदान आज अमेरिका जा रहा था, इसीलिए वह बिजनेस डील के सिलसिले में हर्षवर्धन से मिलने रघुवंशी इंडस्ट्रीज आया था। हर्षवर्धन और वरदान दोनों ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए बात कर रहे थे। वरदान आज अपना सारा काम खत्म कर लेना चाहता था, इसीलिए वह हर्षवर्धन से मिलने आया था और तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला और शिवाय तिलमिलाता हुआ अंदर आया और वरदान को देखकर बोला, अंडस को, पापा आप अमेरिका जा रहे हैं। वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय गुस्से में बोला, अंडस को, हाँ तो जाइए ना, मेरी छुई मुई को लेकर क्यों जा रहे हैं। वरदान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडस को, मैं नहीं लेकर जा रहा, तुम्हारी माँ लेकर जा रही है। शिवाय गुस्से में बोला, अंडस को, जो भी हो आप मेरी छुई मुई को लेकर मत जाइए, आप जाइए ना, माँ के साथ खेलिए, घूमिए फिरिए, शौर्य से गप्पे लड़ाइए, दिव्यांश की हेल्प कीजिए, लेकिन इन समय मेरी छुई मुई को बीच में क्यों ला रहे हो। शिवाय वरदान पर लगभग भड़क रहा था। उस गुस्से में शिवाय का प्यार सबको दिखाई दे रहा था। शिवाय नहीं चाहता था कि छुई मुई अमेरिका चली जाए। शिवाय ने ध्यान ही नहीं दिया कि कॉन्फ्रेंस रूम में वरदान और हर्षवर्धन के साथ साथ राजवीर, विराज और पैंथर भी बैठे हुए हैं। वह तीनों ही शिवाय को ऐसे देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। शिवाय ने तीनों को देखकर कहा, अंडस को, ज्यादा दांत मत दिखाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये हंसी में सूत समेत तुम्हें वापस कर दूं। शिवाय ने फिर से वरदान को देखकर कहा, अंडस को, मुझे कुछ नहीं पता, आप छुई मुई को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। वरदान ने कहा, अंडस को, यहाँ अकेली रहेगी, तुम जानते हो हमारे दुश्मन चारों ओर फैले हुए हैं, मैं आर्या को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, आर्या को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। शिवाय हाथ बांधकर बोला, अंडस को, उसे रघुवंशी मेंशन छोड़ दीजिए। वरदान बोला, अंडस को, किसके भरोसे छोड़ दूं? वह तो रघुवंशी मेंशन के नाम से भी डरती है। जब से उसने तुम्हें गुंडों को मारते हुए देखा है, तब से वह विराज से भी बात नहीं कर रही और तुम कह रहे हो रघुवंशी मेंशन छोड़ दूं? पॉसिबल ही नहीं है, वह नहीं मानेगी। शिवाय ने अब दूसरा पैतरा आजमाते हुए कहा, अंडस को, इसे कहते हैं आसान फरामोश होना। मैंने आपको माँ से मिलवाया, याद है कैसे हम चारों सर्जिकल स्ट्राइक पर गए थे। शिवाय ने फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, अंडस को, चाचू ने भी हमें कितना डांटा था, फिर भी हम आपके लिए अपनी जान पर खेलकर माँ को लेकर आए और अब आप तो मुझे ऐसे किनारा कर रहे हैं जैसे मैं सच में रघुवंशी मेंशन का ड्राइवर हूँ। अब तो विराज, राजवीर और पैंथर की हंसी नहीं रुकी, तीनों ही जोर जोर से हंसने लगे। वह तीनों जितना शिवाय को देखकर हंसते, शिवाय का गुस्सा उतना ही बढ़ता। शिवाय ने एक फाइल उठाकर विराज की ओर फेंकते हुए कहा, अंडस को, विराज ज्यादा दांत मत दिखा, सच कहता हूँ जिंदगी भर वीरा को तेरे आसपास नहीं भटकने दूंगा। ये सुनते ही विराज की मुस्कुराहट तो बंद हो गई, लेकिन राजवीर और पैंथर का क्या, वह तो अब भी हंस रहे थे। शिवाय ने फिर राजवीर की ओर देखकर कहा, अंडस को, राजवीर बस कर दे वरना एक फोन घुमाऊंगा रूही को, तेरा जीना हराम कर देगी। वैसे भी इतना तो मैं जानता हूँ कि उसने तेरा आधा जीना हराम तो कर दिया होगा। इस पर राजवीर ने बिना सोचे समझे कहा, अंडस को, अरे नहीं, रूही तो बहुत अच्छी है, मैं छींक भी देता हूँ तो उसे घबराहट हो जाती है, वह मेरा जीना हराम नहीं करती। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा। वही राजवीर को अब समझ आया कि उसने फ्लो में रूही की तारीफ कर दी, जिसे सुनने के लिए पूरी रघुवंशी फैमिली तरस रही थी। हर्षवर्धन राजवीर की आंखों में देख रहा था, जैसे पूछना चाहता हूँ कि तेरे और रूही के बीच में सब कुछ ठीक है।
वही राजवीर हर्षवर्धन के इस जवाब से बचने के लिए नजरें इधर उधर करने लगा। वही शिवाय ने फिर से बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को, मुझे कुछ नहीं पता, आप आर्या को अमेरिका लेकर नहीं जाएंगे वरना मैं भी अमेरिका चलूंगा। इतना कहकर शिवाय वहां से जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया और वरदान के सामने आकर बोला, अंडरस्को, पापा मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप उसे लेकर गए तो मैं भी अमेरिका जाऊंगा और आप जानते हैं मैं जो कहता हूँ मैं वह करता हूँ। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। वही वरदान ने तो अपना चेहरा टेबल पर रख दिया क्योंकि वह जानता था शिवाय कोई धमकी नहीं देता। अगर शिवाय भी अमेरिका गया फिर तो बहुत ज्यादा बवाल मचने वाला था। राजस्थान एयरपोर्ट। वरदान, वंशिका और आर्या तीनों ही एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। तीनों ही अपनी फ्लाइट अनाउंस होने का वेट कर रहे थे। आर्या तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वह आज पहली बार इंडिया से बाहर जा रही थी और सबसे बड़ी बात वह शौर्य और दृष्टि से भी मिलने वाली थी। वैसे तो आर्या को शौर्य और दृष्टि के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था, बस उसने वंशिका के मुंह से ही सुना था कि उसका एक भाई और बहन भी है। यही सब सोचकर आर्या तो बहुत खुश थी। तभी वहां हर्षवर्धन और शिवाय आ गए। हर्षवर्धन ने वरदान से हैंडशेक किया, फिर दोनों बातें करने लगे। वही शिवाय तो हाथ बांधकर आर्या को ही निहार रहा था। आर्या जानती थी कि शिवाय उसे देख रहा है, इसीलिए वह चुपचाप वंशिका के पीछे जाकर छुप गई। फिर मन ही मन बोली, अंडरस्को, ये बॉडीगार्ड कितना बेशर्म है। कभी कभी तो मन करता है इसकी शिकायत पापा से कर दूं। फिर सोचती हूँ कि दोनों फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। चाचू तो कितने अच्छे हैं और ये शिवाय कितना गंदा है, ऐसे घूरता है। थोड़ी देर बाद वरदान की फ्लाइट अनाउंस हो गई और तीनों ही अंदर जाने लगे। शिवाय ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन को देखा और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, पेशेंस रखो, आती ही होगी। थोड़ी देर बाद आर्या और वरदान दोनों ही बाहर की तरफ आए। आर्या का मुंह देखकर शिवाय को हंसी आ गई। वरदान आर्या को लेकर हर्षवर्धन के पास आया और बोला, अंडरस्को, मिस्टर रघुवंशी, एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहा हूँ, प्लीज मेरी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल कर रखना। आर्या के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से यह अमेरिका नहीं जा पाएगी। प्लीज आप इसे अपने साथ रघुवंशी मेंशन ले जाइए। शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट पड़ गई। वहीं आर्या के चेहरे पर आंसू लुढ़कने लगे। हर्षवर्धन से आर्या का रोना देखा नहीं गया तो उसने प्यार से कहा, अंडरस्को, आर्या ऐसे बच्चों की तरह नहीं करते। तुम्हारे पापा का जाना सच में जरूरी है, वरना तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। आर्या बच्चों की तरह रोती हुई बोली, अंडरस्को, लेकिन चाचू मुझे भी जाना था। आर्या ने फिर वरदान की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, पापा आपके पास इतना सारा पैसा है, आपने मेरे सारे डॉक्यूमेंट टाइम से रेडी क्यों नहीं करवाए, मैं आपको छोड़ेगी नहीं। वरदान ने आर्या के माथे को चूमकर कहा, अंडरस्को, बच्चा इतना नहीं रोते, मैं हूं ना, कुछ ही हफ्तों में वापस आ जाएंगे, तुम तब तक रघुवंशी मेंशन रह लो। तुम्हारे चाचू है ना, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। हर्षवर्धन ने भी वरदान की बातों को बढ़ावा देते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ आर्या, वहाँ सब है, विराज है, पेंथर है और शिवाय भी है। ये सुनकर तो आर्या का रोना और ज्यादा तेज हो गया। उसे तो शिवाय से डर लगने लगा था। वही शिवाय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि उसे अब आर्या को पटाने का मौका जो मिल रहा था। आर्या थोड़ा तो राई, लेकिन फिर उसने अपने पापा को बाय कह दिया। वरदान ने अपनी बेटी के गाल पर हाथ रख कर कहा, आर्या, कभी कभी जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, तुम देखना इसमें तुम्हारी भलाई जुड़ी हुई है। इतना कहकर वह चले गए। वहीं अंदर वंशिका भी वरदान को गुस्से में घूर रही थी। वरदान ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, मैं कहाँ इन माँ बेटी के बीच में फंस गया, एक को चुप करो तो एक गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर बाद वरदान और वंशिका दोनों ही फ्लाइट में बैठे हुए थे। वरदान ने कहा, अंडरस्को, अब तुमने क्यों बना रखा है? वंशिका ने कहा, अंडरस्को, आपने आर्या से झूठ क्यों बोला? वह हमारे साथ क्यों नहीं आई? वरदान ने कहा, अंडरस्को,
वंशिका तुम क्या चाहती हो? शिवाय बस आर्या को दूर से ही देखता रहे, कभी उसके दिल में अपने लिए जगह ना बनाए। यह मत भूलो हम तीनों अगर एक साथ हैं तो वह शिवाय की वजह से है। शिवाय नहीं होता तो मैं तुम्हें ढूंढता ही रहता, शिवाय नहीं होता तो हमारी बेटी पागल होकर मर चुकी होती, शिवाय नहीं होता तो तुम यहाँ मेरे पास नहीं होती। उस लड़के ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे गर्व है कि मुझे शिवाय जैसा जमाई मिला। वंशिका ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, लेकिन मेरी बेटी उसे तो कुछ भी याद नहीं। मैं आपसे यह नहीं कह रही कि शिवाय अच्छा नहीं है, शिवाय अच्छा है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं। ऐसा ना हो कि वह शिवाय को गलत समझ ले। वरदान ने कहा, अंडरस्को, ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्या शिवाय को गलत नहीं समझेगी, शिवाय को कोई गलत नहीं समझ सकता, शिवाय की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। वही शिवाय खुश होकर ड्राइव कर रहा था, हर्षवर्धन उसके बराबर में बैठा था और आर्या बैक सीट पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। आर्या के जितने आंसू टपकते, शिवाय की मुस्कुराहट इतनी ही बड़ी होती। आखिर उसकी छुई मुई अमेरिका नहीं गई। वही हर्षवर्धन ने भी ना में ही गर्दन हिलाते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को, ये शिवाय नहीं सुधरेगा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने आर्या से कहा, अंडरस्को, आर्या प्लीज रोना बंद करो, बच्चा देखो वहाँ पीहू है, तुम्हारा मन लग जाएगा। आर्या ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, अंडरस्को, चाचू मैं रघुवंशी मेंशन नहीं जाना चाहती, मुझे आप रजावत हाउस ही छोड़ दीजिए। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, लेकिन आर्या तुम्हारे पापा ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, मैं तुम्हें राजावत हाउस नहीं छोड़ सकता। वैसे भी तुम्हारा उस घर में अकेले रहना ठीक नहीं, उस घर में बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं, हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। आर्या ने कहा, अंडरस्को, लेकिन डैनी तो है ना, उस पर तो पापा भी यकीन करते हैं, मैं उसके साथ सिक्योर रहूंगी। आप बस मुझे रघुवंशी मेंशन लेकर मत जाइए, मुझे राजावत हाउस ही जाना है। शिवाय ने मिरर में आर्या को देखा, आर्या भी फ्रंट मिरर में शिवाय को देख रही थी। जहां आर्या को लग रहा था कि उस शिवाय से दूर रह लेगी, वही शिवाय तो मन ही मन कुछ और ही डिसाइड कर चुका था। शिवाय ने फिर हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, हाँ तो चाचू गाड़ी कहाँ रोकनी है? हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, आर्या अभी परेशान है, तुम इसे राजावत हाउस ही छोड़ दो, जब इसका मूड ठीक होगा तो रघुवंशी मेंशन बुला लेंगे। ये सुनते ही आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी सी बड़ी हुई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए, जैसे उसने शिवाय को हरा दिया, लेकिन शिवाय वह हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद गाड़ी राजावत हाउस के बाहर रुकी, आर्या गाड़ी से उतरी, हर्षवर्धन भी गाड़ी से उतर गया और शिवाय भी। आर्या ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडरस्को, अच्छा चाचू बाय, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और आर्या अपने घर के अंदर जाने लगी। तभी हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा और शिवाय ने आंख मारते हुए इशारा किया। हर्षवर्धन ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, अंडरस्को, शिवाय तुम आज से यही रहोगे, जब तक राजावत साहब इंडिया वापस नहीं आ जाते तब तक तुम आर्या के पास ही रहोगे। मैं आर्या को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए तुम भी अंदर चले जाओ, जब तक राजावत साहब नहीं आते तब तक तुम ही आर्या के बॉडीगार्ड हो। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्या ने पलटकर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, जाओ आर्या, जब तुम्हारा मन है तुम यहाँ रहो, जब तुम्हारा मन करे रघुवंशी मेंशन आ जाना। इतना कहकर हर्षवर्धन ने शिवाय से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। वही शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई, लेकिन आर्या उसके चेहरे पर फिर से रोना आ गया। शिवाय थोड़ा सा आर्या करीब गया तो आर्या थोड़ा सा पीछे हट गई, शिवाय थोड़ा सा और करीब गया, आर्या थोड़ा सा और पीछे हट गई। हिम्मत करके शिवाय को पॉइंट करके कहा, अंडरस्को, देखो सर प्लीज मुझसे दूर रहना। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, हाँ बिल्कुल मैमा, आपसे दूर रहूंगा, लेकिन अंदर चले, बाहर थोड़ी ठंड है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और वह दोनों घर के अंदर आ गए।
CH259 पराठे vs पास्ता। वही शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई, लेकिन आर्या उसके चेहरे पर फिर से रोना आ गया। शिवाय थोड़ा सा आर्या करीब गया तो आर्या थोड़ा सा पीछे हट गई। शिवाय थोड़ा सा और करीब गया, आर्या थोड़ा सा और पीछे हट गई। हिम्मत करके शिवाय को पॉइंट करके कहा, अंडरस्को प्लीज मुझसे दूर रहना। शिवाय ने कहा, अंडरस्को हाँ बिल्कुल मैमा, आपसे दूर रहूंगा, लेकिन अंदर चले, बाहर थोड़ी ठंड है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और वह दोनों घर के अंदर आ गए। अब आगे दोनों जब अंदर आए तो डैनी सोफे पर बैठा हुआ था। डैनी ने शिवाय को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अंडरस्को सर आप यहाँ। वही डैनी के मुंह से शिवाय के लिए सर सुनकर आर्या ने मन ही मन कहा, अंडरस्को लगता है सर से सब डरते हैं। शिवाय ने डैनी की बातों का जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को वह मिस्टर राजावत अपनी वाइफ के साथ अमेरिका चले गए और यह मैडम जा नहीं पाई, इसलिए उन्होंने इनकी जिम्मेदारी मुझे दी है। डैडी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने आर्या को देखा जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। वहीं आर्या तो चुपचाप वहां से निकलकर अपने कमरे में चली गई। आर्या जा रही थी तो शिवाय का दिल बेचैन हो रहा था। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए डैनी से कहा, अंडरस्को डैनी यार मेरी छुई मुई मुझे भूल गई। डैनी ने शिवाय के दिल की हालत समझते हुए कहा, अंडरस्को भूली नहीं है सर, बस उसे कुछ याद नहीं है, जब याद आएगा तो आपकी छुई मुई आपके पास वापस आ जाएगी। वही आर्या अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। आर्या को सच में बहुत बुरा लग रहा था कि वह अपने मम्मी पापा के साथ अमेरिका नहीं जा पाई, जबकि उसे नहीं पता था जब उसे सब कुछ याद आएगा तो अमेरिका का क्या, शिवाय तो उसे पूरी दुनिया घुमा देगा। आर्या रोते रोते सो गई। वही शिवाय भी डैनी के बताए हुए कमरे में चला गया। शिवाय ने पहले लैपटॉप निकालकर कुछ काम किया और उसके बाद एक अंगड़ाई तोड़कर किचन की तरफ गया। शिवाय ने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली और उसे पीकर वापस फ्रिज में रख दी। शिवाय किचन से बाहर आया और तभी उसकी नज़र आर्या के कमरे की तरफ गई जिसकी लाइट ऑन थी। शिवाय से रहा नहीं गया, उसने टाइम देखा तो रात का 1 o'clock बज रहा था। शिवाय को गुस्सा आया कि रात का 1 o'clock बज रहा है और आर्या अब तक जाग रही है, जबकि आर्या की तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। उसका इतनी रात तक जागना ठीक नहीं है। शिवाय से अब रहा नहीं गया, इसलिए वह आर्या के कमरे में आ गया। शिवाय ने देखा तो आर्या रोते रोते सो गई। शिवाय ने झुककर आर्या के माथे को चूम लिया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर किया, उसके कमरे की लाइट ऑफ की और कमरे से निकल गया। वहीं आर्या को तो पता भी नहीं चला कि शिवाय उसके कमरे में आया और चला भी गया। अगली सुबह जब आर्या उठी तो उसका मूड अब भी खराब था। उसने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया, फिर उठकर वॉशरूम में चली गई। आर्या फ्रेश होकर बाहर आई और आकर घर के मंदिर में दिया जलाने लगी। वंशिका ने आर्या से कहा था कि वह रोज घर के मंदिर में दिया जला दे और अपनी मां की बात मानकर आर्या घर के मंदिर में दिया जला रही थी। आर्या ने आरती की और उसके पीछे शिवाय और डैनी दोनों ही खड़े थे। आर्या को नहीं पता था कि उसके पीछे शिवाय और डैनी खड़े हैं। दोनों ही किसी शरीफ इंसान की तरह हाथ जोड़कर मंदिर की ओर खड़े थे। आर्या ने आरती की, हाथ जोड़े और थाली लेकर जैसे ही पलटी उसकी नज़र शिवाय पर गई। शिवाय को देखकर आर्या फिर से भीगी बिल्ली बन गई। शिवानी ने आर्या को देखा और बोला, अंडरस्को प्रसाद नहीं दोगी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय के हाथों में प्रसाद रख दिया। फिर उसने डैनी को भी प्रसाद दिया। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आर्या भी फ़ोन लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और डैनी भी, लेकिन वहाँ शिवाय नहीं था। तभी आर्या के सामने शिवाय ने आलू के पराठे की प्लेट रखी। आर्या ने आलू का पराठा देखा तो खुश होकर बोली, अंडरस्को अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। और तभी उसकी नज़र शिवाय पर गई। शिवाय मुस्कुराकर आर्या को ही देख रहा था, लेकिन आर्या उसके दिल की धड़कनें तो जोरों से धड़कने लगी। जब से उसने शिवाय को सबको मारते हुए देखा था तब से उसके दिल में शिवाय को लेकर एक डर बैठ गया। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को अगर फेवरेट है तो खा लो,
तुम्हारे लिए ही बनाया है। वही डैनी तो उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देख रहा था, सोच रहा था कि शायद शिवाय उसे कुछ खाने के लिए दे दे। शिवाय ने एक पराठा डैनी के सामने रखते हुए कहा, अंडस्को, मैं सिर्फ तुम्हें आज खाना खिलाऊंगा, उसके बाद तुम अपने खाने का इंतजाम खुद कर लो। डैनी ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, क्यों सर? शिवाय ने कहा, अंडस्को, क्योंकि मुझे चाचू ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आर्या की दी है, तुम्हारी नहीं। डैनी ने अपनी बात रखते हुए कहा, अंडस्को, लेकिन सर आप आर्या मैडम के लिए भी तो खाना बनाएंगे, मेरे लिए भी बना देना, मैं वही खा लूंगा जो आर्या मैडम खाएंगी। शिवाय ने हंसकर कहा, अंडस्को, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा, तो बेहतर होगा कि खुद कुछ बना लो या फिर इस घर में बहुत सर्वेंट है उनसे कह दो, वह बना देंगे। डैनी मुंह बनाकर बैठ गया। शिवाय ने अपना पराठा खाते हुए कहा, अंडस्को, ये विराज की तरह मुंह बनाकर मत बैठो, मुझ पर असर नहीं करेगा। आर्या को पराठा तो टेस्टी लग रहा था, लेकिन उसके बिल्कुल सामने शिवाय बैठा था, इसलिए वह ठीक से खा नहीं रही थी। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, अंडस्को, यह निहारने के लिए नहीं है, खाने के लिए खा लो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और पराठा खाने लगी। पराठा सच में बहुत टेस्टी बना था। शिवाय ने स्पेशल आर्या के लिए ही पराठे बनाए थे, क्योंकि वह जानता था आर्या को पराठे पसंद है। एक पराठा खाने के बाद आर्या का मन नहीं भरा। आर्या ने धीरे से चूहे की आवाज निकालकर कहा, अंडस्को, शिवाय सर, क्या एक और मिलेगा? शिवाय ने आर्या को देखा तो आर्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, वह क्या है ना, बहुत टेस्टी बना है, इसीलिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। शिवाय डाइनिंग टेबल से उठा और आर्या को देखकर बोला, अंडस्को, मैं बनाकर लाता हूँ। शिवाय किचन में चला गया। इतने में आर्या ने शिवाय के पराठे वाली प्लेट को उठाकर अपने सामने रख लिया और उसे ही खाने लगी। शिवाय जब पराठा लेकर किचन से बाहर आया तब तक आर्या शिवाय के पराठे को खा चुकी थी। शिवाय ने पराठा लाकर आर्या के सामने रख दिया। आर्या ने तीसरा पराठा देखा तो उसकी आंखें चमक गई और उसने देखते ही देखते तीसरा पराठा भी खा लिया। तीसरा पराठा खाने के बाद भी आर्या का मन नहीं भरा। उसने उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देखा तो शिवाय समझ गया कि आर्या को एक और पराठा चाहिए। शिवाय वापस किचन में गया और आर्या के लिए पराठा बनाकर लाया। आर्या उस पराठे को भी खाने लगी। शिवाय आर्या को ही देख रहा था। देखते ही देखते आर्या चौथा पराठा भी खा गई। 4 पराठे खाने के बाद फाइनली आर्या ने एक डकार ली और मुस्कुराकर शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, सर आप सच में बहुत अच्छे पराठे बनाते हैं। शिवाय ने कहा, अंडस्को, यकीन नहीं आता तुम 4 पराठे खा गई। कितना खाती हो, लेकिन तुम्हारे शरीर को लगता क्यों नहीं? अब भी वैसे की वैसी हो, छुई मुई सी। शिवाय के ऐसा बोलने से आर्या थोड़ा सा मुंह बनाकर चुपचाप बैठ गई। उसने तो खुश होकर शिवाय की तारीफ की थी, लेकिन शिवाय ने तो उसे टीस कर दिया था। वही डैनी ने भी शिवाय की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, सर एक पराठा मुझे भी दे दो। शिवाय ने गुस्से में डैनी को देखा तो डैनी बोला, अंडस्को, अरे नहीं सर, मैं मजाक कर रहा था, मैं वैसे भी सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं करता। शिवाय ने फिर आर्या को देखकर कहा, अंडस्को, छुई मुई इतना हैवी नाश्ता नहीं करते वरना नींद आती है। आर्या ने किसी मासूम से बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, अंडस्को, अब जाओ जाकर अपनी स्टडी कर लो। आर्या चेयर से उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसने पलटकर देखा शिवाय गार्डन में जा रहा था। शिवाय ने नाश्ता नहीं किया था। ये सोचकर आर्या ने शिवाय को आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को, सर आप खाना नहीं खाएंगे? शिवाय ने कहा, अंडस्को, नहीं, तुम्हें खिला खिला के मेरा भी पेट भर गया। इतना कहकर शिवाय एक मीठी सी मुस्कुराहट आर्या को पास करके चला गया। वहीं आर्या अपने नेचर से मजबूर सोचने लगी कि उसकी वजह से शिवाय ने खाना नहीं खाया। आर्या अपने कमरे में पढ़ने चली गई। आर्या करीब 2 घंटे तक पढ़ती रही और तभी उसके दिमाग में आया कि शिवाय ने अभी तक खाना नहीं खाया। आर्या ने अपनी बुक साइड में रखी और नीचे चली गई। नीचे जाकर उसने एक सर्वेंट से पूछा, अंडस्को,
क्या शिवाय सर ने खाना खा लिया? सर्वेंट ने नामी गर्दन हिला दी। आर्या ने कहा, अंडरस्को, कहाँ है शिवाय सर? सर्वेंट ने कहा, अंडरस्को, वह अपने कमरे में है। आर्या शिवाय के कमरे की तरफ बढ़ गई। शिवाय लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। आर्या अपना सिर को खुजाकर बोली, अंडरस्को, ये बंदा कितना मल्टी टैलेंटेड है। काम भी करता है, कुकिंग भी करता है, ड्राइविंग भी करता है, गार्डन भी साफ करता है, बॉडीगार्ड भी है। सही कहते हैं पापा हर्षवर्धन चाचू को सही बंदा मिल गया। वही शिवाय इस बात से बेखबर कि आर्या उसे देख रही है, वह अपने लैपटॉप पर काम ही करता रहा। आर्या ने कुछ मिनट तक शिवाय को देखा और फिर किचन में चली गई। आर्या ने यूट्यूब से देखकर शिवाय के लिए पास्ता बना दिया। आर्या को पास्ता देखकर मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन उसका पेट पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए उसने बस थोड़ा सा पास्ता टेस्ट किया। आर्या को खुद पर प्राउड फील हो रहा था। उसने पहली बार किचन में काम किया था, वरना जब से वह ठीक हुई थी वंशिका उसे कोई काम नहीं करने देती थी। लेकिन आज आर्या का मन हुआ कि वह शिवाय के लिए कुछ बना दे, क्योंकि शिवाय ने भी सुबह उसके लिए खाना बनाया था। आर्या को वही शिवाय से डर तो लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं वह शिवाय से इम्प्रेस भी थी। आर्या पास्ता का बाउल लेकर शिवाय के कमरे की तरफ चली गई, लेकिन वह कमरे के बाहर ही खड़ी रही। उसके अंदर शिवाय के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने पास्ता तो एक्साइटेड होकर बना लिया, लेकिन शिवाय को जाकर पास्ता देना उसकी बस की बात नहीं थी। वैसे भी जब जब वह शिवाय को देखती उसे वह फाइटिंग याद आ जाती। फाइनली आर्या एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, अंडरस्को, आर्या तू हार नहीं मान सकती। तूने इतनी मेहनत से शिवाय सर के लिए पास्ता बनाया है, तो अब तुझे शिवाय सर को ये देना ही होगा। वैसे भी उन्होंने सुबह से नाश्ता नहीं किया और तुझे ही पराठे बना कर खिला दिए। अब तेरी बारी। माँ कहती है ना किसी का उधार नहीं रखती, चल अंदर कुछ नहीं होगा। आर्या खुद को तैयार ही कर रही थी, तभी शिवाय ने कहा, अंडरस्को, छुई मुई अंदर आओ। शिवाय की आवाज सुनकर आर्या की तो सांस ही अटक गई। इतने में शिवाय ने फिर आवाज लगाई, अंडरस्को, छुई मुई तुमसे कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम मेरे कमरे के बाहर खड़ी हो, अंदर आओ। आर्या ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और धीरे से शिवाय के पास आ गई। शिवाय ने आर्या के हाथ में बाउल देखकर पूछा, अंडरस्को, क्या है इसमें? आर्या कुछ बोल नहीं पाई, फिर भी उसने अपने शब्दों को इकट्ठा किया और लड़खड़ाती जुबान में बोली, अंडरस्को, वह मैंने पास्ता बनाया था। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, किसके लिए? आर्या बोली, अंडरस्को, अपने लिए। आर्या इतना नर्वस थी कि क्या बोल रही थी उसे भी नहीं पता था। शिवाय ने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, अंडरस्को, कितना खाती हो? लेकिन मोटी तो नहीं हुई, वैसे की वैसी ही हो, छुई मुई सी। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकलो तो मर जाएगी। शिवाय की बात सुनकर आर्या को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा तो उसे खुद पर आ रहा था कि वह क्या कहने आई थी और क्या कह रही थी। फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, वह मैंने आपके लिए बनाया था, वह आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया। आर्या सब कुछ भूल गई, लेकिन फिर भी उसे शिवाय की फिक्र हो रही थी। ये सोचकर ही शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच कहा था दिव्यांश ने, जब आर्या को सब कुछ सच पता चलेगा तो वह खुद ही उसके पास आ जाएगी। शिवाय ने अपने हाथ बढ़ाकर कहा, अंडरस्को, मेरे लिए बनाया था तो लाओ। आर्या इतनी नर्वस थी कि बोली, अंडरस्को, क्या? शिवाय ने कहा, अंडरस्को, पास्ता लाओ। आर्या ने पास्ता का बाउल शिवाय के हाथ पर रख दिया। शिवाय पास्ता खाने लगा। आर्या वापस जाने लगी तो शिवाय ने कहा, अंडरस्को, छुई मुई रुको। आर्या रुक गई। आर्या ने पलटकर शिवाय को एक बार देखा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, बैठो, मैं पास्ता खा लूं, उसके बाद बाउल ले जाना। आर्या सोफे पर बैठ गई, लेकिन मन ही मन बोली, अंडरस्को, मैंने एक तो इनके लिए पास्ता बनाया और यह बाउल भी किचन में नहीं रख सकते। नखरे तो ऐसे हैं जैसे कहीं के राजा महाराजा हो। वही शिवाय पास्ता कम खा रहा था और आर्या को ज्यादा देख रहा था। शिवाय ने पास्ता खाते हुए कहा, अंडरस्को, काफी टेस्टी पास्ता है तुमने बनाया है।
ये सुनकर आर्या को हल्का सा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह समझ गई थी कि शिवाय ने ये सवाल जानबूझकर पूछा है। CH-260 प्रियतम। आर्या सोफे पर बैठ गई, लेकिन मन ही मन बोली, अंडरस्को, मैंने एक तो इनके लिए पास्ता बनाया और यह बाउल भी किचन में नहीं रख सकते, नखरे तो ऐसे हैं जैसे कहीं के राजा महाराजा हो। वही शिवाय पास्ता कम खा रहा था और आर्या को ज्यादा देख रहा था। शिवाय ने पास्ता खाते हुए कहा, अंडरस्को, काफी टेस्टी पास्ता है तुमने बनाया है। ये सुनकर आर्या को हल्का सा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह समझ गई थी कि शिवाय ने ये सवाल जानबूझकर पूछा है। अब आगे आर्या ने शिवाय को जवाब नहीं दिया। शिवाय ने पास्ता खाते हुए फिर कहा, अंडरस्को, कुछ पूछा है छुई मुई, ये तुमने बनाया है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, टेस्टी बनाया है, वैसे मेरे लिए क्यों बनाया? अब तो आर्या जवाब देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को, वह आपने सुबह नाश्ता नहीं किया तो मुझे लगा आपको भूख लगी होगी इसलिए बना दिया। शिवाय के चेहरे पर पहले ही मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसकी छुई मुई ने उसके लिए पास्ता बनाया था। वह मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। शिवाय ने पास्ता खा लिया और बाउल आर्या के हाथ में रखकर बोला, अंडरस्को, अगर मेरे लिए कुछ इंडियन फूड बनाओगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। आर्या को शिवाय की बात पर हल्का सा गुस्सा आ गया। एक तो उसने शिवाय के लिए पास्ता बनाया, ऊपर से शिवाय थैंक यू बोलने के बजाय इंडियन फूड की डिमांड करने लगा। आर्या ने एक नज़र शिवाय को देखा और कमरे से बाहर जाने लगी और तभी शिवाय ने आर्या को रोकते हुए कहा, अंडरस्को, ये छुई मुई तुम्हारी पढ़ाई हो गई। आर्या ने पलटकर शिवाय को देखा और ना में एक गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? आर्या बोली, अंडरस्को, मैथ्स। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, जाओ तो जाकर अपने बुक्स ले आओ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। ये सुनकर आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई और वह बोली, अंडरस्को, आप पढ़े लिखे हैं? ये सुनकर अब शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, क्यों तुम्हें मैं पढ़ा लिखा नहीं लगता? आर्या अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, अंडरस्को, नहीं, वह आप रघुवंशी मेंशन में नौकर का काम करते हैं ना, इसीलिए मैंने पूछा। सॉरी, मैं अभी बुक लेकर आती हूँ। ये सुनते ही आर्या 100 की स्पीड से वहां से भाग गई। वही आर्या के जाते ही शिवाय हैरानी से खड़ा होकर गेट की तरफ ही देखता रहा और फिर खुद से ही बोला, अंडरस्को, दिव्यांश, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी वजह से मेरी छुई मुई मुझे पता नहीं क्या क्या समझती है। 10 मिनट बाद आर्या अपने बुक्स लेकर शिवाय के कमरे में आ गई। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, अंडरस्को, वहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। आर्या को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं शिवाय को देखकर खुश होता था। आर्या धीरे कदमों से शिवाय के पास चली गई। शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर सोफे पर बैठा दिया। आर्या की तो दिल की धड़कनें जोरों से भागने लगी। उसने जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल किया और बुक्स खोलने लगी। आर्या इतना घबरा रही थी कि उसने नोटिस नहीं किया कि वह उल्टी बुक्स खोल रही है। वही शिवाय ने अपनी नज़र लैपटॉप पर गड़ाई हुई थी। फिर उसने अपनी आंखों को हल्का सा आर्या की तरफ घुमाया तो उसने देखा आर्या नर्वस होकर उल्टी बुक खोल रही है। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, आर्या, तुम्हें मैथ्स नहीं आता? आर्या अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, अंडरस्को, आता है, मतलब थोड़ा आता है, मतलब मुझे बहुत टफ लगता है। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, हाँ लगता ही होगा, अगर तुम मैथ्स की बुक को उल्टा पढ़ोगी तो मैथ्स तो टफ लगेगा ही ना। मैं तो सीधा पढ़ता था फिर भी मुझे टफ लगता था। ये सुनकर आर्या ने अपनी बुक्स पर नज़र डाली और फिर जल्दी से उसे सीधा कर लिया। शिवाय ने आर्या को मैथ्स पढ़ना शुरू किया। आर्या पहले तो शिवाय से घबरा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। शिवाय पढ़ाता रहा और आर्या इंटरेस्ट लेकर पढ़ती रही। करीब 3 घंटे तक दोनों में ऐसी करते रहे। इस बीच शिवाय ने ना कोई शरारत की और ना ही आर्या को अनकंफर्टेबल फील करवाया। शिवाय का प्यार बहुत प्योर था। उसे अगर आर्या के साथ कुछ करना होता तो वह बहुत पहले कर चुका होता।
लेकिन उसने हमेशा अपने प्यार को इज्जत दी, आर्या को इज्जत दी, जिसके चलते ही शायद कहीं ना कहीं आर्या शिवाय के साथ थोड़ा कंफर्ट महसूस करती थी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने एक अंगड़ाई तोड़ी और बोला, अंडस्को, मैं थक गया, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। आर्या भी किसी मासूम सी लड़की की तरह उठी और किचन में चली गई। आर्या को चाय बनानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसने यूट्यूब से देखकर शिवाय के लिए चाय बना ली। आर्या चाय लेकर शिवाय के कमरे में आई। उसने शिवाय की चाय को टेबल पर रखा और बोली, अंडस्को, सर चाय। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, अंडस्को, एक ही कप लेकर आई हो। आर्या ने अपनी मासूमियत के चलते कहा, अंडस्को, हाँ सर, आपने एक ही कप कहा था, आप 2 कप पिएंगे। शिवाय ने नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, मुझे लगा तुम भी चाय पियोगी। आर्या बोली, अंडस्को, नहीं सर, मुझे चाय नहीं पीनी, आप पीजिए और उसके बाद मुझे एक चैप्टर और करा दीजिए। शिवाय समझ गया कि आर्या पढ़ने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करती, बल्कि खुश होकर पढ़ती है। पर अब शिवाय का पढ़ाने का मन नहीं था। वैसे भी उसे ऑफिस का कुछ काम करना था, इसलिए उसने आर्या को टालते हुए कहा, अंडस्को, छुई मुई बाकी का हम कल करेंगे। आर्या ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा, अंडस्को, सर ये क्या बात हुई, कितना अच्छा तो समझाते हैं आप, विराट से भी अच्छा समझाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप मुझे पढ़ाएंगे नहीं, प्लीज़ सर एक लास्ट चैप्टर करवा दीजिए ना, फिर मैं प्रैक्टिस कर लूंगी। शिवाय चाय पी रहा था, उसने आधी कप चाय पी ली थी। उसने कहा, अंडस्को, आर्या, मुझे समझाने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आर्या जल्दी से सोफे के पीछे गई और शिवाय के सर को दबाते हुए बोली, अंडस्को, सर में दबा देती हूँ ना, जब सिर में आराम हो जाएगा तब आप मुझे समझा देना। आर्या ने जैसे ही शिवाय के सिर में हाथ लगाया, शिवाय इमोशनल हो गया। वह तो कब से अपनी आर्या को अपनी बाहों में समाने के लिए बेचैन हो रहा था, उसे छूना चाहता था लेकिन मौका ही नहीं मिला। वही आर्या तो शिवाय के सिर को दबाने में पूरी जान लगा रही थी और शिवाय को लग रहा था जैसे कोई हल्की सी चीज उसके सिर पर चल रही हो। उसे तो आर्या के हाथों में जान ही नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने पूरी चाय पी ली और आर्या के हाथों पर अपना हाथ रख कर कहा, अंडस्को, आर्या आगे आओ। शिवाय ने हाथ नहीं छोड़े और हाथों को ही घुमाकर अपने सामने ले आया और बोला, अंडस्को, तुम अगर शाम तक भी नाजुक हाथों से सिर दबाती रही तो भी मेरा सिर का दर्द कम नहीं होगा। आर्या झट से बोली, अंडस्को, सर में और जोर से दबाती हूँ। आर्या की इतनी मासूमियत देखकर शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, रहने दो, छुई मुई तुमसे नहीं होगा, तुम फिलहाल इन्हीं चैप्टर के प्रैक्टिस कर लो, मैं आज रात को तुम्हें 2 चैप्टर करवा दूंगा। आर्या का मन जाने का नहीं था, क्योंकि वह मैथ्स में इंटरेस्ट ले रही थी। फिर भी उसने शिवाय की बातों का मान रखते हुए कहा, अंडस्को, पक्का प्रॉमिस करिए कि आप मुझे शाम को 2 चैप्टर कराएंगे। शिवाय ने आंखें झपका दी और आर्या ने अपनी बुक्स उठाए और जाने लगी। फिर कुछ सोचकर आर्या वापस आई और शिवाय को देखकर बोली, अंडस्को, सर आप मुझे छुई मुई क्यों कहते हैं? शिवानी कहा, अंडस्को, क्योंकि तुम छुई मुई सी तो हो, देखो खुद को कितनी नाजुक सी हो, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम्हारा गोरा रंग, तुम्हारी यह नाजुक नाजुक से हाथ और तुम्हारे चेहरे पर जो यह ओवरलोड मासूमियत है, बस इन्हीं सबको देखकर मैं तुम्हें छुई मुई कहता हूँ। शिवाय ने अपने दिल की बात बोल दी। वही आर्या ने शिवाय की बातों को ठीक से नहीं सुना और दूसरा सवाल करते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा सर आप सच में पढ़े लिखे हैं? मतलब हाँ, मतलब आप सच में ही पढ़े लिखे हैं, तो आप यह सारी नौकरी क्यों करते हैं? आपको तो किसी आईटी कंपनी में अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। शिवाय ने कहा, अंडस्को, जॉब मिल जाएगी मतलब? मैं जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये सुनकर तो आर्या की आंखें फैल गई। आर्या ने कहा, अंडस्को, फिर आप रघुवंशी मेंशन में केयरटेकर की जॉब क्यों करते हैं? शिवाय ने कहा, अंडस्को, वह मैं चाचू से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं करता और वैसे भी मैं रघुवंशी मेंशन में रहता हूँ, तो कुछ तो काम में भी करूँगा ना,
जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ तुम्हें मैं नाश्ता बनाकर खिलाता हूँ। आर्या समझ गई और बोली, अंडरस्को, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, आप किसी का उधार नहीं रखते। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ मैं किसी का उधार नहीं रखता। आर्या वापस जाने लगी, फिर कुछ सोचकर वापस आई और बोली, अंडरस्को, आप किसी का उधार नहीं रखते, लेकिन आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो मुझ पर तो उधार चढ़ गया, अब मैं आपके उधार कैसे उतारूं? शिवाय ने मुस्कुराकर खुद से कहा, अंडरस्को, बहुत सारे तरीके हैं, पर तुम अपनाओगी नहीं। आर्या ने कहा, अंडरस्को, सर आप खुद में क्या बड़बड़ा रहे हो? शिवाय बोला, अंडरस्को, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा से फीस चार्ज कर लूंगा। आर्या ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से बुक्स लेकर चली गई। आर्या अपने कमरे में आई तो बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसके मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर क्लियर हो गए थे। आर्या आई और आराम से बेड पर लेट गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दोपहर हो गई थी, इसलिए उसे अब हल्की हल्की नींद आने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में शिवाय की कही हुई बात गूंजने लगी। देखो तुम कितनी नाजुक सी हो, इसलिए मैं तुम्हें छुई मुई कहता हूँ, तुम एकदम नाजुक सी हो। ये सब याद करके अचानक ही आर्या की दिल की धड़कनें भागने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, उसे फिर से शिवाय की बातें याद आने लगी। शिवाय ने बहुत सिंसियरली यह बात बोली थी, लेकिन अब जाकर उन बातों का असर आर्या के दिल पर हो रहा था। आर्या का चेहरा कुछ ही सेकंड में लाल हो गया, फिर उसने जैसे तैसे उस ख्याल को झटका और ब्लैंकेट लेकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ रूही बाजार में घूम रही थी। रूही ने बहुत सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन फिर भी शायद कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो उसे बाजार में मिल नहीं रहा था। रूही को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह रघुवंशी मेंशन में नाज से पली है, बल्कि वह तो एकदम किसी मिडिल क्लास वाइफ की तरह बाजार में सामान खरीद रही थी। और फाइनली रूही को जो चाहिए था वह मिल ही गया। रूही उसे देखकर खुश हुई और उसने शॉपकीपर से वह खरीद लिया। रूही सामान को लेकर वापस घर आ गई, फिर उसने सारा सामान सोफे पर रखा और घर के डेली काम को करने लगी। रूही ने अपना सारा काम खत्म कर दिया, फिर उसने राजवीर और अपने लिए अच्छा सा डिनर बनाया। फिर राजवीर का इंतजार करने लगी। रूही सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। टीवी में एक हॉरर सीन चल रहा था, जिसे देखकर रूही को याद आया कि एक बार जब वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी तो राजवीर ने उसे भूत समझ लिया था और डर भी गया था। राजवीर की यह बात याद करके रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसके दिमाग में शिवाय की तरह शैतानियां घूमने लगी और मन ही मन उसने कुछ डिसाइड कर लिया। थोड़ी देर बाद राजवीर की बुलेट घर के बाहर आकर रुकी। बुलेट की आवाज सुनकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपने घर का मेन गेट खोला। उसकी नज़र सामने बैठी हुई रूही पर गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रूही अपनी जगह से खड़ी हुई, उसने राजवीर का बैग लिया और फिर बैग सोफे पर रखा और किचन में जाकर राजवीर के लिए पानी ले आई। राजवीर ने पानी पिया और सोफे पर बैठ गया। रूही भी राजवीर के पास बैठकर एक अच्छी बीवी की तरह पूछा, अंडरस्को, आज का दिन कैसा रहा प्रियतम? प्रियतम सुनते ही राजवीर जो पानी पी रहा था वह सारा पानी बाहर आ गया। वहीं रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने हैरानी से रूही को देखा और बोला, अंडरस्को, ये भी बगल वाली आंटी से सीखा है? रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, ये तो मैं कूड़े वाले से सीखा है। कूड़े वाले का नाम सुनकर तो राजवीर और ज्यादा हैरान हो गया। उसने रूही को हैरान होकर देखा और बोला, अंडरस्को, ये बात तुम्हें कूड़े वाले ने बताई? रूही ने बड़ी मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, अंडरस्को, और कैसे बताई? रूही ने कहा, अंडरस्को, देखो कल जो कूड़े वाला आया तो मैंने आपसे कहा था ना, राजवीर जरा कूड़े की बाल्टी गेट के पास रख दो, मैंने उस वक्त किचन में तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही बोली, अंडरस्को, तो अगले दिन मुझे कूड़े वाले ने कहा, बहन जी आप अपने पति को नाम से बुलाती हैं? मैंने कहा हाँ, मैं अपने पति को नाम से बुलाती हूँ। कूड़े वाले ने कहा,
लेकिन यहाँ कोई भी अपने पति को नाम से नहीं बुलाता। मुझे भी कूड़े वाले से बात करने में इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने उससे पूछा, अंडरस्को, तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्या कहती है? तो वह बोला, अंडरस्को, मेरी पत्नी मुझे प्रियतम कहती है। ये सुनकर तो राजवीर को खांसी आने लगी। क्या होगा रही राजवीर के प्यार का? क्या आर्य को कभी शिवाय की यादें याद आएगी? क्या शिवाय आर्य के दिल में दोबारा से अपने लिए प्यार जग पाएगा?